रहमान अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे उज़ैर बलोच JIT के हवाले से। कल मुर्तज़ा वहाब ने जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़ास स्पोक पर्सन बने हुए हैं, वैसे तो वो सिंध के स्पोक पर्सन हैं या हुकूमत सिंध के, लेकिन वो बेसिकली आसिफ ज़रदारी को रिप्रेजेंट करते हैं, बिलावल ज़रदारी के ख़ास लोगों में समझे जाते हैं। कल उन्होंने एक दावा किया है और वो ये है कि एक तो वो कौम के ऊपर बहुत बड़ा एहसान करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो उज़ैर बलोच की JIT को पब्लिक करने लगे हैं, और जो बल्दिया टाउन फैक्ट्री JIT है और जो बाकी निसार मुराई की JIT है, ये तीनों JITs वो पब्लिक करने जा रहे हैं कमिंग मंडे को। वो जो इनकी वेबसाइट है वजारत दाखिला की, उसके ऊपर वो मिल जाएगी। कल उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े ही इस तरीके से जैसे मरीम नवाज़ ने बड़े सेलिब्रेट करते हुए जज अरशद मलिक की बरतरफ़ी को अनाउंस किया है, इसी तरीके से मुर्तज़ा वहाब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़े फ़ख्र से कहा है कि हमको बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम देने जा रहे हैं, उज़ैर बलोच की JIT को हम पब्लिक करने जा रहे हैं। ये कहना था मुर्तज़ा वहाब का। अब मुर्तज़ा वहाब से पहले तो मैं जो JIT में जो चीज़ें आई हैं, 2-3 पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो इस वक्त तक मेरे ज़राए के मुताबिक उस JIT के अंदर चीज़ें मौजूद हैं। अब मुर्तज़ा वहाब ने ये कहा है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का नाम उसके अंदर आ जाए तो अगर तो आ जाए तो ठीक है, उसका नाम ना आए तो अली ज़ैदी पूरी कौम से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुआफ़ी मांगे। ये कहना था मुर्तज़ा वहाब का। पहला सवाल तो मैं मुर्तज़ा वहाब से ये पूछूंगा कि जनाब ये बता दें 2017 में ये JIT बन गई थी, इसकी रिपोर्ट मुरतब होकर सिंध हुकूमत के पास आ गई थी। अगर इसमें ऐसा कुछ नहीं था और सिर्फ़ एक मुल्ज़िम के इंडिविजुअल उसके जो करतूत थे या उसके जो क्राइम्स थे या ऑफेंस थे उनके ऊपर मुश्तमिल थी, तो आपने 3 साल तक उसको पहरा क्यों दिया है? आपने उस JIT को क्यों छुपा कर रखा है? और आपने उज़ैर बलोच की JIT को आपने क्यों अपने पास महफूज रखा है और कौम के सामने नहीं आने दिया? दूसरा आपसे सवाल ये है कि जब 30 जनवरी 2020 को सिंध हाई कोर्ट ने फ़ैसला फरमा दिया, फ़ैसला फरमा देने के बाद भी आपने JIT की रिपोर्ट पब्लिक ना की, आप इसका जवाब दे दें कि किस चीज़ का खौफ था, किस चीज़ का डर था कि जिसकी बुनियाद पर आप उज़ैर बलोच JIT को पब्लिक नहीं कर रहे थे। उसके बाद कंटेम्प्ट पिटीशन आ जाती है, तौहीन अदालत की दरख्वास्त आ जाती है। तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी जब आपको नोटिस जारी होते हैं, और एक बार नहीं 2 बार जब आपको नोटिस जारी हो जाते हैं, उसके बाद आपकी तरफ से एक अपील फ़ाइल होती है उस 30 जनवरी 2020 के फ़ैसला के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में, और जो उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बन जाता है उस केस की समाअत पर। अभी तक उस केस की समाअत नहीं हो सकी, लेकिन आपको याद होगा, मेरे नाजरीन को याद होगा, मैंने आपको बताया था कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब इनको हर हाल में वो रिपोर्ट पब्लिक करना पड़ेगी, इसके अलावा इनके पास कोई सलूशन नहीं है। मैंने आपको ये भी कहा था कि ये 1 हफ़्ता डिले करवा सकते हैं, 2 हफ़्ते डिले करवा सकते हैं, मैक्सिमम ये हो सकता है कि वज़ीर आला सिंध की कुर्बानी दे दें, उसके बाद किसी और वज़ीर आला की कुर्बानी दे दें, उसके बावजूद रिपोर्ट इनको पब्लिक करना पड़ेगी। जब किसी भी अदालत का हुक्म आ जाता है उसके बाद कोई मुआफ़ी नहीं होती और कोई भी बहाना नहीं चलता, चाहे जितनी मजबूत हुकूमत क्यों ना हो, वो शहबाज शरीफ से मजबूत नहीं हो सकती। लेकिन जब लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि बाक़ी नशफ़ी कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए, तो इन्होंने पब्लिक की थी और इसके अलावा कोई और उनके पास हल नहीं था। अब इन्होंने क्या किया है, मैं मुर्तज़ा वहाब से एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने कंटेम्प्ट नोटिस आपको जाते हैं, उसके बाद आपने अपील फ़ाइल की है, अगर आपको कोई ख़तरा नहीं था और वो सिर्फ़ एक मुल्ज़िम की JIT थी और वो उसके इंडिविजुअल जो क्राइम्स हैं या ऑफेंसेस हैं उनके ऊपर मुश्तमिल थी, और उसके अंदर सिर्फ ये बताया गया है कि उसने ये काम किया और उसने ये किया है और उसने इतने कत्ल किए हैं और उसने इतने लोगों को, इतने पुलिस वालों को, इतने रेंजर्स वालों को मारा है, अगर वो इंडिविजुअल के कारनामे थे या उसके ऑफेंसेस या क्राइम थे, तो आप फिर उसके हक़ में सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे थे? एक उज़ैर बलोच आपको इतना अजीज़ कैसे हो गया कि 2017 से आप उसकी JIT को छुपा रहे थे, और अब जब आपको आपके मुशीरों ने, आपके पास बड़े बड़े कानूनदान मौजूद हैं, एतजाज़ हसन साहब हैं, लतीफ़ खोसा साहब हैं, रज़ा रब्बानी साहब हैं, फ़रूक अचनैक साहब हैं, जब इन्होंने आपको बताया कि अब मामला ख़राब हो गया है,
अब आपको हर हाल में JIT पब्लिक करना होगी, इसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है। तो उसके बाद आपने मजबूरन, जब आपके ऊपर प्रेशर आ गया अवाम का भी, सोशल मीडिया पर कौम पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर आवाज़ उठाई और अदालतों की तरफ से भी जब अहकामात आना शुरू हो गए, आपके पास कोई और चारा नहीं था, मजबूरन आपको JIT पब्लिक करना थी। और अब आप आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि आपको बहुत बड़ा कारनामा करने जा रहे हैं। ये आप नहीं कर रहे। आपने करना होता तो 2017 में कर दिया होता, आपने करना होता तो 30 जनवरी 2020 को कर दिया होता, आपने करना होता तो कंटेम्प्ट पिटीशन के बाद कर दिया होता। आपको जब नज़र आया है कि ना आपको सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ मिलने वाला है और ना सिंध हाई कोर्ट आपको छोड़ने वाली है, इस बुनियाद पर आपने खौफ के मारे कि अब ये JIT तो पब्लिक होगी होगी, साथ ये कई लोगों का सर ले जाएगी, इसलिए आपने उस रिपोर्ट को पब्लिक करने का ऑर्डर किया है, आपने फ़ैसला किया है और आपने ये डिसाइड किया है कि आने वाले चंद दिनों में जो कमिंग मंडे है उसमें आप उसको पब्लिक कर देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ उस JIT के अंदर मेजर चीज़ क्या है। वो ये है, उस JIT के अंदर ये कहा गया है कि 198 मर्डर किए हैं उज़ैर बलोच ने, और उज़ैर बलोच ने 198 मर्डर करने के बाद उसके अंदर पुलिस के लोग हैं, रेंजर्स के लोग हैं और बाकी मुख्तलिफ जो तरह की कार्रवाइयाँ करके अपने सियासी मुखालफिन को, जब वर्ल्ड आ जाता है सियासी मुखालफिन या अपनी सियासी मुखालिफ जमात के लोगों को कत्ल किया है। तो अब आप एक बात माइंड में रख लें कि उज़ैर बलोच सियासी जमात के हवाले से कौन था। कम अज़ कम इतनी आपके अंदर अखलाक की जुर्रत होनी चाहिए कि आप ये तो मानें, आप ये तो तस्लीम करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो अहम वर्कर था, फरियाल तालपुर का वो फ्रंट मैन था, आसिफ जरदारी का फ्रंट मैन था, वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के साथ होता था। तो जब वर्ड आ गया कि वो अपने मुखालिफ सियासी जमात को, उसका मतलब है उसकी अपनी एक सियासी जमात थी और उसकी सियासी जमात से जो मुखालिफ कोई और सियासी जमात थी उनके लोगों को उसने कत्ल किया है। तो अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर इसका बोझ नहीं जाएगा या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें मुलव्वस नहीं है। साथ ये कहा गया है कि ये जो 198 कत्ल किए गए हैं, ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, लिसानी बुनियादों पर और सियासी बुनियादों पर कत्ल किए गए हैं। अब जब एक शख्स लिसानी बुनियादों पर या सियासी बुनियादों पर कत्ल करता है, अब सियासी बुनियाद पर उज़ैर बलोच खुद पॉलिटिकली क्या है, कुछ भी नहीं है, वो पॉलिटिकली खुद ज़ीरो है। वो किसके लिए इलेक्शन लड़ता था, किसको इलेक्शन में वो सपोर्ट करता था, किस जमात को वो को पीछे से बैक करता था, किस जमात के लिए वो काम करता था, ये पूरी दुनिया जानती है। मुर्तज़ा वहाब, अगर आपको इल्म नहीं है या आपका भी वही प्रॉब्लम है जो PMLN के लोगों का प्रॉब्लम है या जो नून लीग के लोगों का प्रॉब्लम है, आपका भी वही इशू है और इसी वजह से आपने भी JIT को बग़ैर तसल्ली से पढ़े आपने कहा है, क्योंकि उसके अंदर आसिफ जरदारी का नाम नहीं है, बस आपको रिलीफ मिल गया और अब आपको कोई पूछेगा नहीं। जब उसके अंदर ये बात है कि वो सियासी बुनियादों पर लोगों को कत्ल करता था, सियासी मुखालफत की बुनियाद पर लोगों को कत्ल करता था, तो उसकी अपनी काहे की सियासत थी, उसकी अपनी कौन सी किसी के साथ एफिलिएशन थी, उसका अपनी कौन सी कोई जमात थी। वो एक गैंग था पाकिस्तान पीपल्स अमन कमेटी के नाम से, और पॉलिटिकली वो सारी दुनिया जानती है कि वो लियारी अगर गढ़ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो वो उज़ैर बलोच की वजह से था, और उज़ैर बलोच ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करता था और उज़ैर बलोच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के कहने पर ये सारा कुछ करता था। और दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि उसने ये भी साथ बताया है कि वो जो ईरानी एजेंसियों के साथ उसका रिलेशन बना है उसकी डिटेल भी उस JIT के अंदर है। ये दोनों मामलात कि वो सियासी बुनियादों पर और सियासी मुखालफिन को मारता था और उसका तल्लुक़ ईरानी एजेंसियों के साथ था, ये दोनों चीज़ें पहले ही कौम को पता है, ये कौम के नॉलेज में है, कौम जानती है कि वो किसके कहने पर कत्ल करता था। और उसके अंदर आसिफ जरदारी फरियाल तालपुर का लफ्ज़ है या नहीं है। जब ये कह दिया गया है कि वो सियासी लोगों के कहने पर करता था, तो सियासी लोग वो किसी MP MNA के कहने की वजह से तो इतना बड़ा कत्लेआम नहीं करता था, या उसको जो इतने साल किसी ने हिफाजत दी है, प्रोटेक्शन दी है, और वो इतना ज़्यादा उसका असर व रसूख था कि वो अपनी मर्ज़ी से SHO तब्दील करवाता था, DSP तब्दील करवाता था, SP लगवाता था। तो इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई और था, और वो कौन था, वो उस सियासी जमात में जिसकी बुनियाद पर वो ये सारे काम करता था, उस सियासी जमात की क़यादत थी।
अब आप हमें ये ना बताएं कि JIT के अंदर उनका नाम है या नहीं है। हम तो सिर्फ इसलिए चाह रहे थे कि JIT की रिपोर्ट पब्लिक हो जाए। जब वो पब्लिक हो जाएगी तो वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बन जाएगी और उस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर फिर नए सिरे से तफ्तीश होगी और ये पता लगाया जाएगा कि वो जो सियासी मुखालफिन को मारता था या सियासी बुनियादों पर वो कत्ल करता था, वो सियासी बुनियादें क्या थीं, वो सियासी उसकी मुखालफत क्या थी, उसकी अपनी सियासी थॉट्स क्या थी, वो ख़ुद क्या था। ये सारी चीज़ें अब आकर खुलना शुरू हो जाएंगी और ये सारी चीज़ें हैं। आप ये बात सोचकर खुश ना हो जाएं कि उसका नाम नहीं है तो आपको बचत हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जब आप एक डॉक्यूमेंट पब्लिक कर देंगे उसके बाद वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बन जाएगा जो बतौर चलान अदालतों में जमा होगा और जब अदालतों में चलान जमा होगा तो उसके बाद अदालतें भी इसके ऊपर इंक्वायरी करवाएंगी और हुकूमत पाकिस्तान के पास भी फिर अख्तियार आ जाएगा कि वो इसके ऊपर इंक्वायरी करवाएगा और इस चीज़ का पता लगाएगा कि ये सियासी मुखालफिन कौन थे, किन के कहने पर वो ये सारा कुछ करता था। एक बड़े लेवल की दोबारा JIT बन सकती है और वो ये JIT सारी चीज़ें बता सकती है। अब देखते हैं अगले आने वाले दिनों में जो रिपोर्ट पब्लिक होती है उसमें क्या सिर्फ पॉलिटिकल जो एफिलिएशन है उसका लफ्ज़ है या कहीं पे किसी और का लफ्ज़ मौजूद है। मुझे नहीं लगता कि JIT की रिपोर्ट में लफ्ज़ या नाम मौजूद हो, उसके अंदर सिर्फ इशारा ही होता है। हमेशा रिपोर्ट्स के अंदर इशारा दिया जाता है, किसी के ऊपर डायरेक्ट उंगली नहीं उठाई जाती। और जब ये रिपोर्ट पब्लिक हो जाएगी उसके बाद इनके लिए सर छुपाने की जगह नहीं होगी और ये इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। मुर्तज़ा वहाब ये जो 2017 से उनको बचा रहे हैं, उनकी हिफाजत कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट पब्लिक होने से बचा रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। कोई ख़तरा तो था ना, इनको कोई परेशानी तो थी जिसकी बुनियाद पर ये सारा कुछ कर रहे थे। अब देखते हैं कि आसिफ जरदारी की ये जो चाल है कि वो रिपोर्ट पब्लिक करवा के ये शो करवाना चाहते हैं कि वो बेगुनाह हैं, वो मासूम हैं और उनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात थे अली ज़ैदी के वो झूठे हैं। ये सारी चीज़ें हमें 2 दिन के बाद मालूम हो जाएंगी। जो भी इस रिपोर्ट के हवाले से डिटेल आएगी उसको पढ़कर, तसल्ली से पढ़कर, उसका अच्छी तरीके से इंग्लिश तर्जमा करके उसके बाद आपके साथ शेयर करेंगे ताकि हमारे साथ भी वही हाल ना हो जो बाकी लोगों के साथ होता है। और मुझे उम्मीद है कि जब ये रिपोर्ट पब्लिक हो जाएगी तो उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत और इमरान खान के पास एक बहुत बड़ा एक सबूत आ जाएगा और उसकी बुनियाद पर नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन करके जो असल लोग हैं जिन्होंने कराची का अमन तबाह किया और मासूम लोगों को कत्ल किया है उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जा सकेगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।